Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज है हमारा नेक्स्ट क्लास जिसमें हम सेल बायोलॉजी यूनिट 1 का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो शॉर्ट नोट भी आ सकता है इसमें। ऑल्सो आपके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के 1.5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। प्लस यहाँ पे जो भी नोट्स आप लोग को दिखाई देगा स्लाइड में वो सब मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, तो आप वो सब नोट्स आराम से लिख सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है कि मैम और कोई नोट्स सेंड करेगी तो हम लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने सब नोट्स बहुत ब्यूटीफुली खुद ही प्रिपेयर किया है आप लोग के लिए। प्लस यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो वो डायग्राम भी आप नोट डाउन कर लेना। बट पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग पहले पूरे क्लास को एक बार बिना पॉज किए बिना डिस्टर्ब्ड हुए सुन लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। उसके बाद आप फिर आराम से कॉपी और पेन लीजिए और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए पॉज कर करके वीडियो को। ओके, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उसके बाद चीज़ों को लिखना या याद करना होता है। अगर आप नहीं समझ रहे हो दैट मीन्स कोई मतलब नहीं है, आपको जितना भी अच्छा नोट मिल जाए या आप एग्जाम में जितना भी अच्छा कर लो। ओके डन। और एक चीज़, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी पेशेंट एंड टू हियर एवरीथिंग केयरफुली। ओके डन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये तो हमको पता है क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब तक हम इतना जान चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है और ये सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स को ही अलाउ करता है टू एंटर इनटू द सेल और टू गेट एग्जिट फ्रॉम द सेल। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर के जैसे काम कर रहा है बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज हैं, इसी के कारण जितने भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, मतलब जो सेल के लिए अच्छे हैं, जो सेल को चाहिए, वो सब सेल के अंदर एंटर कर पा रहे हैं। उसके बाद जितने भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं, यानी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज्ड होते हैं या आफ्टर मेटाबॉलिक प्रोसेस रिलीज्ड हो रहे हैं, वो सेल में ही रह जा रहे हैं। मतलब ना वो सेल से बाहर जा पा रहे हैं ना सेल के अंदर आ पा रहे हैं, मतलब वो सेल के अंदर ही रह जा रहे हैं। ऑल्सो जितने वेस्ट कंपाउंड्स हैं जो कि हार्मफुल हैं सेल के लिए, वो सेल से एग्जिट हो जा रहे हैं। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करता है थ्रू इट। एंड इसी टाइप में अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस। वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ आया इतना तक? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और यहाँ पे जैसे लिखा है पॉइंट टू पॉइंट आपको वैसे ही अपने नोट्स में लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। फर्स्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? देखो, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रिक्वायर द सेल टू यूज सम ऑफ इट्स एनर्जी एंड इफ एनर्जी इज यूज्ड द ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव। ओके, तो एक होता है देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि जो भी सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे उनको वो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो उनको एटीपी चाहिए, वो सब्सटेंस एटीपी के मदद से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर पा रहे हैं अगर, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरेज अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात करूं तो यहाँ कोई भी एनर्जी यानी एटीपी का यूज नहीं होगा। सिंपली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास कर जा रहे हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस आर यूजिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट।
समझ आया? ये स्लाइड में बस एक ही चीज लिखा है कि अगर सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है रिक्वायरिंग एटीपी या एनर्जी, तो वो लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और अगर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं विदाउट यूटिलाइजिंग एनी एनर्जी, तो वो लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, हाउ टू ट्रांसपोर्ट, मतलब अब ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में हो कैसे रहा है। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो रहा है, एक है अपहिल ट्रांसपोर्ट, एक होता है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या लिखा है बेटा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मतलब जहाँ पे चीज़ें कम है वहाँ से चीज़ें ज़्यादा जहाँ पे है वो वाली जगह में जा रही है। जैसे आप इमेजिन करो, एक माउंटेन है, ये माउंटेन का लोअर रीजन है, ये भी माउंटेन का लोअर रीजन है, और ये हायर रीजन है। अगर हम लोअर से हायर यानी हम माउंटेन को अगर क्लाइंब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एनर्जी तो लगेगा ही। दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज होता है, एनर्जी यूज होता है, और इसी को बोला गया है अप हिल ट्रांसपोर्ट। मतलब आप हिल के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जा रहे हो, लोअर से हायर कंसंट्रेशन जा रहे हो, तो आपको एटीपी चाहिए, और यही अप हिल ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या हो रहा है कि चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रही है, इसीलिए उसको एटीपी चाहिए। वहीं अगर हम डाउनहिल कंसंट्रेशन का बात करें, यानी हम हिल से नीचे उतर रहे हैं, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो रहा है सब्सटेंस का, फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एटीपी नहीं चाहिए। अब आप माउंटेन से उतरोगे तो आपको एटीपी चाहिए क्या बेटा, नहीं चाहिए। तो यहाँ पे विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, और यही है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ आया कि नहीं आपको? ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, जितनी चीज़ें स्लाइड्स में लिखी हुई है वही आपको एज नोट्स राइट डाउन करना है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप समझ सको पूरे टॉपिक को अच्छे से, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाए बाई चांस कहीं से तो आप अटेंड कर सको, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बताती हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर हम ट्रांसपोर्ट का बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज देन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। And then facilitated passive transport is again divided into 2 type, carrier mediated, channel mediated. Whereas अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बात करें तो it is also divided into 2 type, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ आया इतना तक? ये मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दिया है कि यही सब चीज़ें हमको 1 बाय 1 आगे डिस्कशन करना है। तो आप जब नोट्स भी लिख रहे हो तो नोट्स में आप लोग ये स्लाइड ऐड कर सकते हो कि एक ब्रीफली आप लिख दो कि हम ये सब चीज़ के बारे में अभी आगे नोट्स में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 सब ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ आप लोग यहाँ पे हेडिंग दोगे नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हियर सब्सटेंसेस मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, मतलब इसका अगर आप लोग को आ रहा है अलोंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ आया क्या बोली? अगर यहाँ पे लिखा है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसका मतलब है हाई से लो कंसंट्रेशन में चीज़ें मूव कर रही है। वहीं अगर इसके ऑपोजिट लिखा होता अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसका मतलब हो जाता लो से हाई कंसंट्रेशन चीज़ें मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है, मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। मतलब सेल खुद, मतलब यहाँ पे सेल का कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, सब्सटेंस खुद का ही काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहा है और सिंपली मूवमेंट कर दे रहा है। यहाँ पे सेल का कोई भी एनर्जी यूज्ड नहीं हो रहा है, नो इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल। सेल अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं दे रहा है यहाँ। समझ आया पैसिव ट्रांसपोर्ट? अब मैंने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन 2 वेज, एक है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल डिफ्यूजन।
क्या लिखा है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी समझाई थी। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस एंड विदाउट द यूज ऑफ एनी कैरियर मॉलिक्यूल। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है बेटा? डिफ्यूजन हो रहा है सिंपली। यहाँ पे जो भी मेटाबोलाइट्स है, सब्सटेंसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्रॉस कर जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सिंपली बाय डिफ्यूजन। एंड यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल्स का भी यूज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया है, देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सब जो सब्सटेंस है ये हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और यहाँ पे देख रहे हो साइटोप्लाज्म में देयर इज लोअर कंसंट्रेशन। तो धीरे धीरे क्या हो रही है? सब्सटेंस क्रॉस कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और आ रहे हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे यहाँ पे आना स्टार्ट किए। अब कब तक ये ट्रांसपोर्ट चलते रहेगा? टिल अ सेचुरेशन पॉइंट अराइजेस। मतलब जब तक कि एक सेचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता और दोनों तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। ओके, then next, the transportation is simply determined by the relative concentration of molecules inside and outside the cell। तो सिंपल डिफ्यूजन में बस एक ही चीज मैटर करता है कि जो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आना है उसका कंसंट्रेशन क्या है। अगर वो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है तो वो सिंपली सेल के अंदर मूव कर जाएगा, बस। ओके, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्टीरियोस्पेसिफिसिटी एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो यहाँ जो लिखा है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसका बोथ एल एंड डी आइसोमर्स विल मूव एट एन इक्वल रेट। अब कोई भी सब्सटेंस है तो उसका एक रहता है ना डी आइसोमर, ये चीज पढ़े होगे आप, जानते होगे, एल आइसोमर। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं है। दैट मीन्स वो सब्सटेंस या वो पार्टिकल का दोनों आइसोमेरिक फॉर्म विल मूव एट एन इक्वल रेट, ओके, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। यानी सिंपल डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस में है और स्लोली होता है। Okay, now what are the examples of simple diffusion? It include gaseous exchange like carbon dioxide and oxygen। मतलब हमारे बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो यही सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑल्सो क्या लिखा है? सम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक मतलब पता है? विच आर वाटर इनसॉल्यूबल। दैट मीन्स जो लोग लिपिड सॉल्यूबल है। अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर इनसॉल्यूबल है तो वो लिपिड सॉल्यूबल है, और अगर वो लिपिड सॉल्यूबल है तो वो इजीली लिपिड बाइलेयर को तो क्रॉस कर ही सकता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एंड स्मॉल पोलर बट अनचार्ज मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल। ओके, तो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स लेकिन अनचार्ज होना चाहिए। अब अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स का बात करें तो वो लोग चार्ज्ड भी हो सकते हैं, अनचार्ज्ड भी हो सकते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में जो पोलर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो अनचार्ज्ड पार्टिकल रहता है। ओके, डन, समझ आया सिंपल डिफ्यूजन? ऐसे ही लिखना है आपको नोट्स में। ओके, देन दिस इज द डायग्राम जो हमने डिस्कस किया। अगर आप चाहते हो तो आप इसको सिंपली डायग्राम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है, आप अपनी तरीके से थोड़ा सा इसको चेंज करके आप ये चीज़ को कर सकते हो, वो और अच्छा आप लोग का प्रेजेंटेशन हो जाएगा एग्जाम कॉपी में। देन नेक्स्ट बेटा क्या लिखा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो एक चीज, इसके नाम से ही इसका मतलब समझ आ रहा है। फैसिलिटेटेड मतलब इसको किसी चीज की फैसिलिटी चाहिए। किस चीज की फैसिलिटी चाहिए? तो बेटा इसको चाहिए रहता है कैरियर्स। अब ये लोग ना आलसी होते हैं। ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें जो सब्सटेंसेस को मूव करना है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लोग बहुत आलसी होते हैं, वो लोग हमारे जैसे होते हैं, उनसे काम नहीं होता बेटा। तो उनके लिए क्या चाहिए? उनको एक चाहिए कैरियर, जो आए उनको पकड़े, उनको उठाए अपनी गोदी में और उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करवा के सेल के अंदर पहुंचा दे। ठीक है, तो ये वही वाले सब्सटेंस है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, इट रिजेंबल सिंपल डिफ्यूजन इन दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
मतलब है तो ये सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही, मतलब यहाँ पे भी इसको कोई एनर्जी दरकार नहीं है, और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि फर्स्टली द प्रोसेस इज स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब जैसे हमने देखा था सिंपल डिफ्यूजन में कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि उसमें एल एंड डी आइसोमर्स बहुत सेम रेट से मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर है। ऑल्सो सेकेंड चीज यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे एक कैरियर मॉलिक्यूल का दरकार पड़ता है फॉर द ट्रांसपोर्ट, और ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स है ये और कोई नहीं बेटा, ये प्रोटीन्स ही हैं। दीज आर कैरियर प्रोटीन्स। तो ये कैरियर प्रोटीन्स का काम क्या रहता है कि जो भी सब्सटेंस को या मेटाबोलाइट को हमको ट्रांसफर करवाना है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैरियर प्रोटीन जाएगा, उसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसको पकड़ के लेके आएगा और सेल के अंदर छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, ये जो प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन, ये लोग क्या करते हैं, जो भी मेटाबोलाइट या फिर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराना है उस मेटाबोलाइट के साथ कैरियर प्रोटीन्स बाइंड कर जाते हैं। कहाँ पे बाइंड करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में, और ये लोग एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे जिसका नाम हो जाएगा कैरियर मेटाबोलाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सिंपली डिफ्यूज कर जाएगा along the concentration gradient, और वो जो मेटाबोलाइट है now it is set free at the inner surface of the membrane, मतलब वो प्रोटीन पकड़ के तो ले गया मेटाबोलाइट को कॉम्प्लेक्स बना के, अब वो लेके गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद सेल के अंदर उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया उसको। क्यों ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में मेटाबोलाइट्स का लो कंसंट्रेशन था, तो ये चीज हो सकती है, हाई टू लो कंसंट्रेशन तो चीजें जा ही रही है। समझ आया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। अब देखो एग्जांपल्स में क्या लिखा है, यहाँ पे किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। सिंपल डिफ्यूजन में हम क्या देखे थे, पोलर बट अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, आयंस, ये सब का मूवमेंट होता है। ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज विच इज मीडिएटेड बाय ग्लूट। ग्लूट का फुल फॉर्म क्या है, ग्लूट का फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। दीज आर कैरियर प्रोटीन्स। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर अ ग्रुप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, और ये लोग सिर्फ ग्लूकोज को ही कैरी करते हैं बिकॉज इनके नाम पे ही है। तो ग्लूकोज का जो मूवमेंट हो रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें जो कैरियर प्रोटीन काम कर रही है वो है ग्लूट यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर आर प्रेजेंट दैट, एक सेकेंड, mediates the transport of bicarbonate ions and chloride ions but in opposite direction। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आरबीसी है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एक्सचेंजर प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। उसका काम क्या रहता है कि वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, बाइकार्बोनेट आयंस का और क्लोराइड आयंस का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक चीज एंटर कर रही है, दूसरी चीज सेल से बाहर निकल रही है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ओके, समझ आया, इतना तक आप लोग को क्लियर है। देखो अब ये जो है ना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हमने वो फ्लो चार्ट में देखा था कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। पहला क्या है, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। समझ आया। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आप लोग हेडिंग दी हो, उसके अंदर आप लोग हेडिंग दोगे नंबर ए, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है चैनल प्रोटीन्स, और इनके नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो चैनल फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके पास वो एबिलिटी होता है कि ये लोग हाइड्रोफिलिक पोर्स फॉर्म कर पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर पाएगा बट अलोंग या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि एट द एंड तो ये एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है ना बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि ऐसे चैनल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ये हमारा है लिपिड बाइलेयर, वहाँ पे क्या हो रहे हैं कुछ प्रोटीन्स जिनका नाम है चैनल प्रोटीन्स, वो इस
पूरे लिपिड बाइलेयर के थ्रू कुछ हाइड्रोफिलिक पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसके कारण एक चैनल फॉर्म हो जा रहा है, जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस बाहर से इस चैनल को देके सेल के अंदर एंटर कर सकता है। समझ आया? और यहाँ पे लिखा है देखो चैनल प्रोटीन्स पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, डन। तो क्या सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, चैनल प्रोटीन्स क्रॉस द एंटायर मेम्ब्रेन अलाउइंग द टारगेट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम बाय डिफ्यूजन। और ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंटायर लेंथ में चैनल बना दे रहे हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहा है। देखो फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, सम चैनल प्रोटीन्स आर ओपन ऑल द टाइम, जिसको हम लीकी चैनल्स बोलते हैं। अदर कैन बी ओपन और क्लोज इन रेस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिग्नल सच एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये अगर आप लोग का मतलब एक अलग चीज़ है सेल सिग्नलिंग बोल के, उसमें हम लोग ये चीज़ डिटेल पढ़ते हैं, बट थोड़ा यहाँ पे हमको क्योंकि लिखना है, तो चैनल प्रोटीन्स में कुछ ऐसे होते हैं जो हर टाइम खुले हुए हैं, जिनको हम लीकी चैनल बोल रहे हैं, हर टाइम वहाँ से लीकेज हो रहा है सब्सटेंस का। बट कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं और वेट करते हैं फॉर सिग्नल्स, जब सिग्नल आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा, तभी वहाँ से वो प्रोटीन्स पास होंगे या तभी वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स पास करेंगे वो चैनल। ठीक है, अब वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है या फिर बाइंडिंग हो सकता है कोई मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बाइंड करता है आके वो रिसेप्टर में, उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। मतलब लाइगेंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उस पे आके बाइंड करेगा, सो दैट वहाँ पे चैनल्स जो हैं वो मीडिएट कर पाएंगे उस प्रोसेस को और मॉलिक्यूल का मूवमेंट करा पाएंगे। ठीक है, अब चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इट इंक्लूड एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और ये एक्वापोरिन्स बहुत सारे प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। और इसका काम क्या है बेटा, नाम से पता चल रहा है, एक्वा मतलब वाटर, तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ वाटर। बट खाली वाटर नहीं, उसके साथ कुछ स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लिसरॉल, इनका भी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, डन। ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे यही जो चैनल फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोल देंगे एक्वापोरिन्स, और इसमें से वाटर एंड स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। ओके, डन इतना तक। देन नेक्स्ट नंबर बी क्या लिखना है आप लोग को, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, कैरियर प्रोटीन्स। अब कैरियर प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन्स होते हैं, तो दे आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। दैट मीन्स व्हाट, देखो ये डायग्राम में देखो, कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होके प्रेजेंट है। मतलब सुपरफिशियली, पेरिफेरली वो लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो लोग पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बोथ इन अलोंग और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मॉलिक्यूल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करवा रहे हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ये एग्जाम्पल हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी लिखा था, दैट इज मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज बाय द कैरियर प्रोटीन ग्लूट। डन इतना तक। उसके बाद ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं तीन फॉर्म्स में, एक हो गया यूनिपोर्टर, एक हो गया सिम्पोर्टर्स, एक हो गया एंटीपोर्टर्स। इसके बारे में, ये जो सिम्पोर्टर्स है और एंटीपोर्टर्स है, इसके बारे में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी ही बोला कि यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प कर रहे हैं जैसा हमने यहाँ देख रहा है, बल्कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखो, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर्स क्या होता है वो मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझा देती हूँ। पहला ये डायग्राम जो है उसको समझ लो, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू एंटर करते करते रिलीज हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम चैनल प्रोटीन्स देख रहे थे तो चैनल प्रोटीन्स के कन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था। आप देखो चैनल प्रोटीन का जो कॉन्फर्मेशन है वो सेम है, इवन उसमें मॉलिक्यूल्स पास करे नहीं करे कुछ भी हो। बट यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन्स का कॉन्फर्मेशन है वो देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, पहले जब कैरियर प्रोटीन्स एंटर कर रहा है तो ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे आ रहा है, और फिर जैसे जैसे कैरियर प्रोटीन आगे की तरफ जाते जा रहा है वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हम देखते जा रहे हैं।
समझ आया? पहले यहाँ पे देखो ऐसा स्वेल कर गया रीजन, उसके बाद जैसे मॉलिक्यूल पास हो गया नीचे की तरफ तो ये नॉर्मल हो गया और यहाँ पे चेंज आ गया। डन, विजिबल है चेंज। ओके, नाउ यही डायग्राम है एंटीपोर्टर, सिम्पोर्टर और यूनिपोर्टर के लिए। यही सेम डायग्राम हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी देखेंगे। यूनिपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, सिम्पोर्ट मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, और एंटीपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहा है। डन, क्लियर इतना तक? ओके देखो बेटा, अब हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट तो कंप्लीट हो गया, नंबर 1 टाइप। अब ये क्या देना है आप लोग को, हेडिंग देना है नंबर 2 विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है देखो, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा, अपहिल मूवमेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे चीज़ें क्या कर रही है, लोअर कंसंट्रेशन से मूव कर रही है टू हायर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और बिकॉज यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली एनर्जी यूज्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इजी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स थे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी टू टाइप्स लिखने हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके डन इतना तक। चलो नेक्स्ट अब हम जल्दी से देख लेंगे व्हाट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे जैसा नोट्स लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपको वैसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके नेक्स्ट क्या दिया है हेडिंग, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। It is also called direct active transport because it directly uses chemical energy such as ATP in case of cell membrane to transport all species of solute across a membrane against their concentration gradient. नाउ फर्स्ट बात, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें मूव करेगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बेटा डायरेक्टली एटीपी का यूज हो रहा है, और एटीपी का यूज करके डायरेक्टली जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस कर पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सोडियम पोटेशियम पंप, या जिसको हम लिखते हैं Na+K+ पंप। और ये पंप तो आप लोग पढ़े ही हो ऑलरेडी। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयंस हैं उनको सेल के बाहर भेजा जाता है और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लिया जाता है सो दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड होके रहे। ये चीज़ आप लोग ने पढ़ा है, 3 सोडियम आयंस आउट एंड 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल। यही मूवमेंट करवाता है सोडियम पोटेशियम पंप बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। ओके, एक डायग्राम यहाँ पे दिया है देखो, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड द सेल क्या है, लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, और इनसाइड सेल देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो कंसंट्रेशन में से मूव इट कर रहे हैं पार्टिकल्स इन द हाई कंसंट्रेशन रीजन फॉर विच दे रिक्वायर एटीपी। एटीपी यूज कर रहे हैं, एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, एडीपी प्लस आईपी। डन इतना तक। ओके समझ आ गया। आप ये डायग्राम कर भी सकते हो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा, एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद ये डायग्राम कर दिया। ओके आप लोग समझ पा रहे हो ना कितना सुंदर आप लोग का नोट्स बन रहा है और कितना फैंटेस्टिकली आप लोग नोट्स प्रिपेयर करके एग्जाम में लिख पाओगे। जैसा जैसा मैं बता रही हूँ आप बस वैसा वैसा करते जाओ। डन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नंबर बी में हेडिंग देना है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो बेटा डायरेक्टली एटीपी के ऊपर डिपेंडेंट है और एटीपी को यूज कर रहा है, बट जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं करता, इंस्टेड वो डिपेंडेंट रहता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी को यूज करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर्म कर दे रहा है, एक ग्रेडियंट को क्रिएट कर दे रहा है, उसी ग्रेडियंट को यूज करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट दैट इज क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपन एटीपी।
डन लिखा है इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट बाय यूजिंग द ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, देन नेक्स्ट ये डायग्राम देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, ये कंटिन्यूएशन में है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आप लिखोगे ना, उसके कंटिन्यूएशन में ये चीजें आपको लिखनी है। It allows one solute to move downhill in order to yield enough entropic energy to drive the transport of other solute uphill, and this is why it is also known as coupled transport। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग कपल्ड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे हो रहा है कपलिंग। कैसे हो रहा है? तो सपोज इफ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे एक सॉल्यूट अगर अंदर आ रहा है तो उसके रेस्पॉन्स में दूसरा सॉल्यूट बाहर की तरफ जाएगा। जब एक सॉल्यूट डाउनहिल मूवमेंट करके अंदर अगर आ रहा है तो वहाँ पे इनफ एनर्जी क्रिएट हो जा रही है, जिसके कारण दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अपहिल मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए ये प्रोसेस को हम लोग कपल्ड ट्रांसपोर्ट भी बोल रहे हैं। और कपल्ड ट्रांसपोर्ट में टू मेन फॉर्म्स देखने को मिलता है, एक होता है एंटीपोड, एक होता है सिम्पोड। एंटीपोड, एंटी वर्ड का मतलब क्या है? ऑपोजिट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि जो भी दो आयंस या मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब एक अंदर की तरफ आएगा सेल के, तो एक सेल से बाहर की तरफ जाएगा। और सिम्पोड का मतलब क्या है? सिम मतलब होता है एक साथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी दो मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो वो दोनों एक साथ अंदर आ रहे हैं या फिर वो दोनों एक साथ बाहर जा रहे हैं। जैसे कि है ये डायग्राम, ये डायग्राम में हम समझेंगे। ओके, तो ये है सेल के बाहर वाला रीजन एक्स्ट्रा सेलुलर, ये है सेल के अंदर वाला रीजन इंट्रा सेलुलर। अब देखो यहाँ पे सिम्पोड में क्या हो रहा है, तो बाहर में देखो टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है, ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है। दोनों एक साथ बेस्ट फ्रेंड्स बन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं और अंदर की तरफ आ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है एंटीपोड। एंटीपोड में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी दो टाइप के ही मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर का एक पिंक कलर का, लेकिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये दोनों बेस्ट एनिमीज हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर ग्रीन वाला अंदर की तरफ आ रहा है तो पिंक वाला क्या करेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। दैट इज एंटीपोड। और एक चीज होता है यूनिपोड। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। मतलब यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस मूव कर रहा है, सिंपली या तो वो अंदर आ रहा है सेल के या फिर वो बाहर जा रहा है सेल के, बट एक टाइम पे एक ही सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। डन बेटा, क्लियर? देन नेक्स्ट, ये दोनों पॉइंट आपको ऐड करने हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंडर ही। उसके बाद लास्ट में आप लोग को लिखना है स्टार मार्क देके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एटीपी and moves ions across a membrane and creates a difference in charge across that membrane। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली एटीपी को यूज कर रहा है और उसी के कारण एक ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो जा रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरेज अगर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बात करें, इट इज क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट and is the transport of a solute in the direction of its electrochemical gradient and does not directly require ATP। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो किसके कारण हो पा रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण ही हो पा रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं होता। रेदर यहाँ पे जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ग्रेडियंट फॉर्मेशन कर दिया है, जिसको हम डिफरेंस ग्रेडियंट बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो भी फॉर्म करा है उसी को ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करके मूवमेंट करवा रहा है सॉल्यूट्स। डन बेटा, समझ आया इतना तक आप लोग को? ओके, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कंप्लीटेड। पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया, उसके भी टाइप्स पढ़ लिए, डायग्राम्स भी देख लिए। अब और एक थर्ड टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स। एक सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप लोग को नंबर थर्ड टाइप तो नहीं लिखना है। आफ्टर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लोग एक पैराग्राफ देके वहाँ पे हेडिंग दे देना ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स, और उसमें ये सब चीज़ें आप लोग लिख देना।
ठीक है। बल्क वर्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हो? बल्क मतलब लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हैवी मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई बहुत ज़्यादा लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसमें हम यूज करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और बल्क ट्रांसपोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। एंडो का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो? इनसाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चीजें, जो भी चीज है जिसका हमको मूव करवाना है वो सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है। क्या लिखा है देखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑब्जर्व लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय एनगल्फिंग देम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी चीज है, जैसे कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, जो कि सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको सेल अपने अंदर ले रहा है। कैसे ले रहा है? एनगल्फ करके, उसको खा के अंदर ले रहा है। जैसे सपोज अगर मैं बताऊं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस पार्टिकल को अपने अंदर लेगा, अपने सेल के अंदर लेगा। कैसे लेगा? तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होगा। समझ रहे हो? धीरे धीरे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करने लगेगा, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो पार्टिकल है वो वेसिकल्स के फॉर्म में आके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करने लगेगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली एंटर कर चुका होगा इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो कैसा हो रहा है? यहाँ पे क्या होता है, जो भी मटेरियल को मूव करना है इनसाइड द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट वो पार्टिकल को सराउंड कर ले रहा है और अपना इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर रहा है। धीरे धीरे वो पार्टिकल्स या जो भी सॉल्यूट है, सब्सटेंस है, वो एज वेसिकल्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे रहा है और धीरे धीरे वो सेल के अंदर इंजेस्ट हो जा रहा है या एंटर कर जा रहा है। देखो क्या लिखा है, इट इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द सेल्स बिकॉज लार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हम जानते हैं। द मेटेरियल टू बी इंटरनलाइज्ड इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच देन बर्स्ट ऑफ इनसाइड द सेल टू फॉर्म वेसिकल्स कंटेनिंग इंजेस्टेड मेटेरियल। तो वही चीज मैं बोली कि जो भी मटेरियल को इंटरनल आना है सेल के, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सराउंड कर लेगा। धीरे धीरे वो क्या होगा, बर्ड ऑफ हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टूट जाएगा। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे ये टूट गया और वेसिकल के फॉर्म में ये अंदर एंटर कर जाएगा और वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर भी फॉर्म हो जाएगा। डन, समझ आया एंडोसाइटोसिस क्या है? उतना डिटेल आप लोग को यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे जितना लिखा गया है स्लाइड में दैट इज मोर देन इनफ। देन एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट होता है फेगोसाइटोसिस, सेकेंड होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस तो हमने इम्यून सिस्टम में भी पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि इम्यून सिस्टम में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं बॉडी के अंदर, उनको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा हैंडल किया जाता है या उनको मारा जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे वेर बाय द सेल कैन इंजेस्ट सॉलिड पार्टिकल। सिंपली बोलो तो फेगोसाइटोसिस खाना खाने का प्रोसेस है, पिनोसाइटोसिस पानी पीने का प्रोसेस है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सब्सटेंस आ रहे हैं उसको सेल क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। ठीक है। इट इज ऑल्सो द प्रोसेस बाय विच सर्टन लिविंग सेल्स कॉल्ड फेगोसाइट्स, ये एंड नहीं होगा बेटा, इसको काट देना, ठीक है। फेगोसाइट्स एनगल्फ लार्जर सॉलिड पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, डेब्रिस और इंटेक्ट सेल्स। ओके, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि फेगोसाइटोसिस में, फेगोसाइटोसिस वही प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ लिविंग सेल्स जिनको हम फेगोसाइट्स बोलते हैं, वो बाहर के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई इंटेक्ट सेल है, कोई सेल डेब्रिस है, उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, उनको एनगल्फ कर पा रहे हैं ताकि वो उनको मार सके। वही प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। वहीं अगर पिनोसाइटोसिस का बात करूं तो जैसे मैं ये बोली, ये पानी पीने का प्रोसेस है। तो इसमें सेल क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ नहीं करता, लिक्विड पार्टिकल या सॉल्यूशंस पार्टिकल को कंज्यूम करता है। डन बच्चा, कंप्लीट। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब क्या है बेटा, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, सेल से चीजें बाहर जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें सेल डायरेक्ट द कंटेंट्स ऑफ सिक्रेटोरी वेसिकल्स आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
इसमें क्या होता है कि जो भी वेसिकल्स, जिसको हम सिक्रेटोरी वेसिकल्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सिक्रेशन प्रेजेंट है। ये चीज़ तो आप लोग ने पढ़ा है ना सेल में, कि गोल्गी बॉडीज हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब लोग अपना सिक्रेशन को वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये चीज़ तो हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जो भी सिक्रेटोरी वेसिकल्स है उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजने का काम का जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये जो वेसिकल्स है इनमें क्या रहता है, सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं टू बी सिक्रेटेड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। मतलब ये वेसिकल्स में ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है, ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हमको सेल के बाहर भेजना है। ओके, ऑल्सो इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स ऐसे प्रोटीन एंड लिपिड जो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिस्से हैं, वो प्रोटीन एंड लिपिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं इन वेसिकल्स में। ठीक है। ऑल्सो इट इज द फाइनल स्टेप इन द सिक्रेटोरी पाथवे दैट बिगन्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पासेस थ्रू द गोल्गी apparatus एंड एंड्स एट द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेम चीज़ जो मैंने अभी बोला जस्ट, जैसा आप लोग को पता होगा गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, पैकेजिंग होता है उनका काम, मोडिफिकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ बना रहा है, जैसे क्या बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, वो सब चीज़ों को पैक करके उनको फॉर्म करने का काम होता है गोल्गी बॉडीज का। और वही चीज़ों को वो किस में पैक करते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करते हैं और फिर उसको भेज देते हैं सेल के बाहर, मतलब जहाँ भी वो वेसिकल का काम है वहाँ पे उसको भेजा जाता है। ठीक है, डन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एक है कंस्टिट्यूटिव एंड सेकेंड वन इज रेगुलेटेड। फर्स्ट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेटोरी मटेरियल्स आर कंटिन्यूसली रिलीज्ड विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिग्नल। दैट मीन्स यहाँ पे मतलब एक्चुअली एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि सिक्रेटोरी वेसिकल्स को भेजा जा रहा है सेल के बाहर, जहाँ पे वो लोग जाके अपने कंटेंट्स को रिलीज कर दे रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस में कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल का दरकार नहीं होता, कंटिन्यूसली वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, जाके फ्यूज कर रहे हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपने कंटेंट्स को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। वेरेस अगर हम रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस का बात करें तो यहाँ पे क्या दरकार है, एक एक्सटर्नल सिग्नल का दरकार है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमको वेसिकल से कंपोनेंट्स को रिलीज करवाना है तो यहाँ पे हमको चाहिए कोई एक्सटर्नल सिग्नल। और वो एक्सटर्नल सिग्नल क्या हो सकता है बेटा, कोई हार्मोन्स, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ भी जो आएगा और सिग्नल देगा कि अब टाइम हो गया है और उसी टाइम पे वेसिकल से कंपोनेंट्स रिलीज होंगे। तो उसी को हम बोलेंगे रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, समझ आया ना इतना तक? डन, ओके। ठीक है, नेक्स्ट इतना तक समझ आ गया ना। देखो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये है एंडोसाइटोसिस का डायग्राम। आप लोग चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो, ये भी नहीं तो दरकार नहीं है डायग्राम, ये डायग्राम का दरकार नहीं है। एंडोसाइटोसिस में कैसा हो रहा है बेटा, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हो रहा है ताकि प्रोटीन्स उसके अंदर आ सके। उसके बाद एक वेसिकल फॉर्म हो जा रहा है और फिर वो वेसिकल मूव कर जा रहा है इनटू द साइटोप्लाज्म और वो प्रोटीन सेल के अंदर आ गए। ठीक है, देखो अब ये नेक्स्ट डायग्राम है एक्सोसाइटोसिस का। टू टाइप्स हम पढ़े, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव, एक है रेगुलेटेड। ना देखो कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या हो रहा है, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। देखो ये रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बट यहाँ पे रिसेप्टर का कोई काम ही नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल सिग्नल हमको चाहिए ही नहीं। यहाँ पे सिंपली गोल्गी apparatus जो भी वेसिकल को फॉर्म कर रहा है, ये वेसिकल फॉर्म किया है गोल्गी apparatus, ठीक है, अपने कंटेंट्स को रिलीज करके वेसिकल फॉर्म में ला दिया है। ये वेसिकल फॉर्म सिंपली जाएगा यहाँ पे मर्ज कर जाएगा विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एज अ रिजल्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वो चीज़ें रिलीज हो जाएगी। समझ आ गया। अब रेगुलेटेड सिक्रेशन में क्या हो रहा है बेटा, देखो अगेन गोल्गी apparatus वेसिकल के फॉर्म में अपने सिक्रेशंस को लाके छोड़ दिया है साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब ये रिसेप्टर, यहाँ भी रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर को चाहिए एक एक्सटर्नल सिग्नल। अब जब वो एक्सटर्नल सिग्नल आके रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो रहा है तभी ये जो वेसिकल्स है वो जाके अपना मर्ज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके अपने
कंटेंट्स को बाहर रिलीज कर पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, Ca2+ ट्रिगर्ड प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल सिग्नल्स कौन आ रहे हैं बेटा, कैल्शियम आयंस। और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कैल्शियम एक्सटर्नल सिग्नल जैसे काम कर रहा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बहुत एक अलग चीज़ है जिसके अंदर हमको अभी नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस इज़ अ कैल्शियम ट्रिगर्ड या कैल्शियम रेगुलेटेड प्रोसेस, बस। हाँ, और जो मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सटर्नल सिग्नल्स कैल्शियम आयंस ही हैं, वो नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये चीज़। ठीक है, डन, इतना तक समझ आ गया, दैट्स इट। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आ ही सकता है, डेफिनेटली शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे सब स्लाइड्स में लिखा है नोट्स, आप वैसे ही नोट डाउन करो, जो जो डायग्राम मैंने बोला वो सब आप ड्रॉ कर लो अपने नोट्स कॉपी में, एंड देन यू आर रेडी टू गिव द एग्ज़ाम। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिए आप लोग, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय।